गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोगों ने अभी तक पिछली क्लास में जो कोऑर्डिनेशन में पढ़ा, उस कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के पूरे एप्लीकेशन, डेल्टा नॉट की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और उसमें मेटल आयन का नेचर, लिगेंड का नेचर, ये सब हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ एप्लीकेशन थे कि कैसे उस CFT को हम लोग ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यूज़ कर रहे हैं और क्यों D2 ऑर्बिटल को आप यूज़ करते हैं, वो इनर कब होता है, आउटर कब होता है, सभी चीज़ें। आज हम लोग एक और स्प्लिटिंग पे बात करेंगे और वो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग की। टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग की, ठीक है। तो अब देखिए, बाकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट तो वही है, बट टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें आपको अब 4 लिगेंड अप्रोच कराने हैं टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल आयन और ऐसे अप्रोच कराने हैं कि वो एक टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को बना पाए। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से मेटल के D ऑर्बिटल के एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये अब आपको सीखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने 6 के लिए पढ़ा कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग थी तो हमने क्या पढ़ा था कि हम मेटल आयन पर 6 लिगेंड ला रहे हैं और किस तरह से ला रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो XYZ एक्सिस के अलॉन्ग ला रहे थे और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, कुछ इस तरह से ला रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ एनर्जी कुछ ऑर्बिटल्स की बढ़ गई, कुछ की घट गई। उसी तरह से बिल्कुल सेम चीज़ें हम लोग अब टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग में पढ़ेंगे। जिसको पढ़ने से पहले मैं एक जनरल टर्म लिख दूँ कि ML4 and plus N चार्ज, ये एक हमने टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स मान लिया है। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें 4 लिगेंड है। तो मैं ज़रा टेट्राहाइड्रल की ओरिजिनल बात समझाता हूँ आपको। टेट्राहाइड्रल क्या है, इसको समझने के लिए आप एक क्यूब बना सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से क्यूब को यहाँ पे आप अल्टरनेट कॉर्नर से करते, जैसे मैंने इसको कॉर्नर मान लिया तो ये छोड़ के आप यहाँ मान लीजिए, ये छोड़ के आपको यहाँ मान लेना है और ऐसे ये छोड़ के यहाँ मान लेना है। ठीक। तो इस तरह से आपने 4 कॉर्नर, 4 पॉइंट्स बना दिए और इसको आप सेंटर से इस तरह से अटैच करा दीजिए, ऐसे। बात समझ में आ रही मेरी? तो इस तरह से जो ये ज्योमेट्री बनेगी, ये अप्रोच जो होगी, यानी यहाँ पे सेंटर और इस तरह से जो लिगेंड अप्रोच करेंगे वो दरअसल टेट्राहाइड्रल है। अगर आप इसको देखो तो ये मान लीजिए मैं अगर x एक्सिस में मान लेता, x है और ये y है तो ये z है, तो हम क्या लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं वो किसी एक्सिस के अलॉन्ग है क्या? नहीं। तो लिगेंड अप्रोच टू दी सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना। से लिगेंड अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल आयन इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ये लिखिए, इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल आयन बिटवीन द एक्सिस। ये बात समझिएगा जरा, बिटवीन द एक्सिस मतलब हम कोई भी जो लिगेंड आ रहा है जिसपे टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो आप देखो कोई भी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं आ रहा है। हमने ये x एक्सिस मान रखा है, ये z माना है, ये y माना है, तो इन सबको देखो बीच से आ रहा है, ये इन दोनों के बीच में से ये आ रहा है, इन दोनों के बीच से ये आ रहा है, इन दोनों के बीच से ये आ रहा है। तो ऐसे बिटवीन द एक्सिस ना आके इस तरह से, सॉरी, बिटवीन द एक्सिस आएगा, ना कि अलॉन्ग द एक्सिस। तो ये बात आपको समझने वाली है कि जब हम लिगेंड की बात कर रहे हैं, टेट्राहाइड्रल की बात कर रहे हैं, तो लिगेंड जो अप्रोच करेगा वो मेटल आयन पर बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा। तो एक बात फिर वैसे ही हम लोग जरा मूव कराते हैं। कैसे? हमें ये पता है कि शुरुआत में मेटल आयन है और उनके 5 D ऑर्बिटल कैसे हैं? डी जनरेट है, इक्वल एनर्जी के हैं, DXY है, DYZ है, DZX है, x² - y² है और DZ² है। तो जैसे ही आपके पास अप्रोच कर रहे हैं तो ये तुरंत सब लिगेंड की एनर्जी इस तरह से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी तो वही है D ऑर्बिटल, बट उसके बाद जो स्प्लिटिंग होगी वो आपको अब समझने वाली है
कुछ की एनर्जी बढ़ी और यहाँ पर कुछ की एनर्जी एक जैसी कम हो जाएगी। तो ये ज़रा समझिए, यहाँ देखिए उल्टा लिखा है मैंने, ये कुछ रिवर्स वाली बात हो रही है यहाँ पे। मैंने यहाँ पर इस पोर्शन में ये वाला एनर्जी पोर्शन नीचे वाला ज़्यादा है, यहाँ पे कम होगा, है ना। और ये जो ऑर्बिटल मैंने लिखे वो डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स होगा, जबकि यहाँ जो ऑर्बिटल होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होगा। कैसे, इसको ज़रा समझिए। अब दरअसल क्या है, हमारे पास डी ऑर्बिटल जो थे वो सिमेट्री के बेसिस पे दो तरीके के होते थे। एक डी ऑर्बिटल थे डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट एट बिटवीन द एक्सिस, और दूसरा जो पार्ट था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का, इसमें क्या था, अलोंग द एक्सिस था। तो चूंकि इससे पहले जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा तो वहाँ दरअसल लीगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते थे। तो जो भी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस लोब्स वाले थे उनका रिपल्शन ज़्यादा हुआ और उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तो जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे जो लीगेंड आ रहे हैं वो बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। तो अगर बिटवीन द एक्सिस आए तो उन ऑर्बिटल में डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा जो बिटवीन द एक्सिस लोब्स वाले, और जिनका एक्सिस के अलोंग लोब्स नहीं है, सॉरी जिनका एक्सिस के अलोंग लोब्स थे उनके पे रिपल्शन कम होगा। जस्ट रिवर्स कंडीशन हो गई। और इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी बढ़ने वाला केस है वो ज़्यादा किसका होता है, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का, और इनकी एनर्जी कम है, बट इनसे ज़्यादा रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह से जो ये स्प्लिटिंग पार्ट होता है इसको बोला जाता है डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी यानी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। इधर वाला पोर्शन 0.4 डेल्टा टी और ये वाला पोर्शन 0.6 डेल्टा टी, ये पता है आपको। और ये ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस रहता है, ये सब आपको क्लियर है। अब यहाँ पे T2 जी की जगह T2 लिखेंगे, जी नहीं लिखेंगे। क्यों, उसका जरा मतलब समझिए। चूंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं होती, तो जी रेड आप अप्लाई किसके लिए करते हैं, जो सिमेट्रिकल होता है। तो चूंकि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है वो सिमेट्रिकल है ही नहीं, वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। जबकि ऑक्टाहेड्रल था तो यहाँ पे हम केवल T2 का यूज़ करेंगे और यहाँ पे E का। तो दिस इज द एनर्जी गैप बिटवीन E एंड T2, ये ध्यान रखिएगा, है ना। E है यहाँ पे और ये T2 है। ये तीन इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का कलेक्शन है जिसको हम T2 नाम दे रहे हैं, और यहाँ पे दो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का कलेक्शन जिसको हम E नाम दे रहे हैं। तो पूरी चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हुए कि हम क्यों टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन पूरी चीज़ों को एक बार आप जरा पहले इसको नोट करिए, मैं फिर समझाता हूँ इसको दोबारा से फिर एक बार। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया। अब मैं कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ आपको। ये चीज़ें तो क्लियर है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएगा और इसमें कैसे आप इसको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी को। तो डीजेनरेसी यहाँ भी रिमूव हो जाएगी। तो अब आप लिखिए जरा इसी के बाद आगे लिखिए, इसमें लिखिए इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, in case of tetrahedral complex, in case of tetrahedral complex, four ligand approach to the metal ion, four ligand approach to the metal ion, approach to the metal ion between the principal axis x y z, between the principal axis x y z, between the principal axis x y and z. x y z
लिखो ड्यूरिंग the formation of tetrahedral complex, during the formation of tetrahedral complex, orbital dxy, dyz and dzx, orbital dxy, dyz and dzx feel more repulsion with the d orbital of central metal and feel more repulsion with the ligand, and orbital dx square minus y square and dz square, and orbital dx square minus y square and dz square feel less repulsion with ligand. Because of distribution of electron cloud in orbital, in different orbital. ठीक है ना, मतलब जो ऑर्बिटल डिफरेंट टाइप की एनर्जी है उसके हिसाब से अलग अलग रिपल्शन होता है. लिख लिया. सो द एनर्जी गैप between T2 and E, energy gap between T2 and E is known as tetrahedral splitting energy. Tetrahedral splitting energy डेल्टा टी. ठीक है ना. एक और बात अब जरा समझिए ये बात. तो जो हम लोगों ने डेल्टा टी लिखा स्प्लिटिंग एनर्जी, जैसे इससे पहले हमने ऑक्टाहेड्रल भी पढ़ा है और ये टेट्राहेड्रल है, तो इसमें एक रिलेशन है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट. मतलब आप सीधा बोल सकते हैं डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन डेल्टा टी, और ये होना भी चाहिए. क्यों? क्योंकि जब हमने मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में 6 लिगेंड पहुंचाए होंगे तो ऑब्वियस बात उनका रिपल्शन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो उनका ज़्यादा एनर्जी गैप होना चाहिए था. और यहाँ हमने तो केवल 4 पहुंचाए हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ लिगेंड के बेसिस पे ही ऐसे ही समझ में आता है कि डेल्टा नॉट की वैल्यू डेल्टा टी से ज़्यादा होगी. और कितना ज़्यादा होगा उसको लेकर एक फॉर्मुलेशन है, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 टाइम्स डेल्टा नॉट, और ये डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन डेल्टा टी. ये बात यहाँ पे समझ रहे, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए. चलिए, तो इसको भी आपने नोट कर लिया. अब हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों को तो समझ लिया, बट टेट्राहेड्रल के साथ साथ अब हमें स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग भी समझनी, और उसमें कैसे क्या अप्रोच होगा उसको जरा समझिए. स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग, इसको जरा समझा जाए कैसे होगा. इसमें बहुत एक सिंपल सी बात है कि यहाँ भी लीगेंड 4 ही है, ठीक है ना. लेकिन एक खास बात, 4 लीगेंड आ रहे हैं, लेकिन कैसे अप्रोच करेंगे, m+n में इस तरह से लीगेंड स्क्वायर प्लेनर बनाते हुए, मतलब किन्हीं 2 एक्सिस में, मान लीजिए एक्स वाई को, तो किन्हीं 2 एक्सिस के अबाउट केवल आ रहे हैं, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन से सभी आपस में 90 डिग्री एंगल है ना. तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि लीगेंड approach to the central metal ion
along the axis x and y, ठीक है, या एनी टू एक्सिस और परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ केवल दो एक्सिस के अलॉन्ग, मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही 2-4 लिगेंड आ रहे हैं, तो ये तो सिंपल सा है, यानी प्लेन है। एक आप दिखा रहे हैं कि ऐसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, 2 लिगेंड आ रहे हैं, और दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, तो इस तरह से जो शेप बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर है। तो बहुत सिंपल सा है। अब अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि हम जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे उसमें क्या था, तीनों एक्सिस को लेते थे और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, कोई एक एक्सिस हटा देते हैं, जेड वाली, यही तो किया हमने। तो अगर मैं जेड एक्सिस को यहाँ से जेड एक्सिस रिमूव कर दूँ, तो इसको हटा कर दिया जाए, तो ये यही बात है। तो हम इसकी स्प्लिटिंग भी कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे, इसको बात समझिएगा मेरी। हम इस स्प्लिटिंग को हम इसी तरह से पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात ही कर लेते हैं। तो जैसे ही आपके पास मेटल आयन है, आपके पास d ऑर्बिटल है 5, dxy, dyz, zx, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। और जैसे ही लिगेंड अप्रोच हुए, सबकी एनर्जी बढ़ गई, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, आप सबको बढ़ा दें इसे, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें पता है कि 2 की एनर्जी आप बढ़ा देते हैं और फिर 3 की एनर्जी इस तरह से घट जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा रहे, ये बात भी मैंने बताई है आपको। तो इसको और थोड़ा ऊपर बना सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर है, और यहाँ क्या है, dxy, yz एंड zx है, ठीक। अब जरा इसको समझिएगा, यहाँ पे अभी हमने z एक्सिस तीनों में लाए हैं। अब जैसे ही z एक्सिस के 2 लिगेंड आप हटा देंगे, तभी तो जाके स्क्वायर प्लेनर बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, जरा उसको समझिएगा। अब z एक्सिस के अलॉन्ग जो भी ऑर्बिटल थे, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो हट गया, तो रिपल्सन सीधा रिपल्सन तो होगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे z एक्सिस वाला जो पोर्शन है वो नीचे आएगा, और यहाँ पे जरा समझिए, जो xy होगा उसका रिपल्सन सडन बढ़ जाएगा, तो yz वाला यहाँ भी कम हो जाएगा। तो देखो जरा, यहाँ से क्या होगा, इसको फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी और इसकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो इसकी फर्दर स्प्लिटिंग कुछ इस तरह की है, मतलब मैं इसको यहीं पे समझा रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला कौन आ जाएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज ये तो पूरा पूरा x, और यहाँ से ज़्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, dxy की, और ये बना dzx, और सबसे लास्ट में ये दोनों इक्वल एनर्जी के आ जाएंगे, और वो है dzx एंड dyz, क्लियर। तो इस तरह का स्प्लिटिंग आपको दिखने लगेगा। तो ये जरा देखिए कैसे आप दिखा रहे हैं, मतलब पहले ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मिलने लगा, यानी यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब सीधा सीधा ये समझिए, जो वाई एक्सिस है उसको ऊपर कर देना है, और जेड एक्सिस वाले जितने भी लोब्स हैं उनको और नीचे ले आना, बिकॉज वो जेड एक्सिस को तो हम हटा रहे हैं ना। तो क्या हुआ, dxy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों ही ऊपर चले गए, और ये घट के dz स्क्वायर, यहाँ पे dz स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये ऑर्बिटल आ गया, और सबसे कम एनर्जी में आपके पास dyz और zx आएगा। वो भी आपको समझ में आ रहा है क्यों, ये तो अलॉन्ग द एक्सिस आती है सीधे, और यहाँ क्या है, ये तो बिटवीन द एक्सिस है, तो इसको नीचे ले आ सकते हैं आप। तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ऑर्बिटल्स का यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, अभी तक तो आपके पास क्या था, अलग अलग तरीके से हम उसको रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 गैप है, एक क्यों Δ1, ये Δ2 और ये Δ3, इसको हम Δsp स्क्वायर प्लेनर ऐसे बोलते हैं। तो ये Δ1 प्लस Δ2 और Δ3 को ऐड करने के बाद यहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ऐसे में। तो ये फर्दर स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग है, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं वो कैसे होगी वो आप समझ पा रहे हैं। इस तरह से बाकायदा आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है, पहले 2, फिर ये dz स्क्वायर, फिर dxy, फिर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह के ऑर्बिटल का अरेंजमेंट होगा,
और तब जाके आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि स्क्वायर प्लेनर में कैसे आप इसको कौन सा ऑर्बिटल कैसे कैसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है ना। एक और बात, डेल्टा एस पी की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो 1.33 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी होगा, है ना। तो ये ज़्यादा ही होगा, और इसका रीज़न क्योंकि तीन तीन स्प्लिटिंग आप दिखा रहे हैं, तो ये तीनों बातें आपके दिमाग पे रहें कि कैसे कैसे हम इसको स्प्लिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर समझा दूँ, यहाँ क्या हुआ है कि हम एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरह ही इसको डील कर रहे हैं। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या था, 6 लिगेंड अप्रोच करते थे सेंट्रल मेटल आयन को अलोंग दी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों एक्सिस के अलोंग आ रहे थे। अब उन एक्सिस में मैंने मान लिया जेड को हटा दिया है। ठीक है, तो अब पहले हम लोगों ने क्या किया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरह स्प्लिटिंग इस तरह से लिख दी, और वो हमें पता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर दोनों, और ये तीनों एक साथ। लेकिन फिर हमने जेड एक्सिस से जो लोब्स हैं वो हटा दिए। तो जेड एक्सिस के लोब्स अगर हटा दिए तो जितने भी ऐसे ऑर्बिटल हैं जो अलोंग दी जेड एक्सिस हैं उनके लोब्स क्या होंगे, नीचे एनर्जी आएगी। तो डी जेड नीचे आया और ये ऊपर चला गया, क्योंकि एक्स वाई में अब और रिपल्शन आएगा। ठीक है, और फिर इनमें डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में वाई जेड और जेड एक्स वाला नीचे आ गया, ये जो एक्स वाई है इसको क्रॉस कर गया। तो इस तरह के 3 स्टेप में आपने इसको ब्रेक कर दिया, एक डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो हमने डेल्टा स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर, एसपी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ये, है ना, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, डेल्टा एसपी इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो इस तरह से आप स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग को भी यहाँ पे जानते हैं। इसका यूज़ बहुत कम है, मेनली आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल मिलेगा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल सबसे ज़्यादा है, तो उसी पे काम करना, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें रहे कि किस किस तरह से कौन कौन ऑर्बिटल में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, वो सब आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हेडिंग डाल के को एक बार इसको पूरा नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो मैं फिर एक बार समझा दूँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में है क्या, कैसे होगा। तो एक दो चीज़ें और आप यहाँ पे समझ लीजिए। एक चीज़ जो यहाँ पे है, डेल्टा 1 इस सबको मिक्स करके आप लिख रहे हैं, सॉरी एक तो ये डेल्टा नॉट लिख दीजिए, है ना, गड़बड़ लिख गया। एक यहाँ पे मेंशन करने वाली बात ये है कि डेल्टा 1 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये डेल्टा 1 का गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इन सब के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि डेल्टा इज़ मच ग्रेटर देन डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दे रहा हूँ तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि डेल्टा एस पी इज़ ग्रेटर देन डेल्टा नॉट एंड डेल्टा नॉट इज़ ग्रेटर देन डेल्टा टी। तो अगर आप इन तीनों की स्प्लिटिंग की वैल्यू को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग की जो वैल्यू है, स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। रीज़न वही आपको दिख रहा है, और फिर उससे कम डेल्टा नॉट है ना, फिर उससे भी उससे ज़्यादा, और सबसे कम अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो स्प्लिटिंग का पार्ट है वो आपको स्क्वायर प्लेनर में मिलता है, और उसके बाद फिर ऑक्टाहेड्रल है और देन टेट्राहेड्रल है। तो एक तो ये बात ध्यान रखिए। अब आप लिखना ज़रा स्टार्ट करिए। देखिए, इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, in case of square planar complex, in case of square planar complex, 4 ligand approach to the central metal ion, 4 ligand approach to the central metal ion, along the xy axis, along the xy axis, and form a square planar complex, and form a square planar complex, a square planar complex. देखिए, during the formation of square planar geometry, during the formation of square planar geometry,
the d orbital of the metal ion, the d orbital of the metal ion, d orbital of the metal ion are redistributed, are splitted in three different part, which is given above. आपने ऑलरेडी इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड, आगे लिखिए, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इफ वी कंपेयर द splitting energy of, if we compare the splitting energy of octahedral complex and tetrahedral complex, comma tetrahedral complex and square planar complex, then the order is, ये लिख लीजिएगा, देन द ऑर्डर इज, तो इस तरह से इसकी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक। चलिए, तो फिलहाल अभी हम लोगों ने ये तीन तरीके की स्प्लिटिंग पढ़ ली और हमें यही सब पढ़ना है। इस पे सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं आता, बट हाँ पता होना चाहिए। अब हमें कुछ बातें और सीखनी हैं जो हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे अभी। तो पहले एक बार आप लोग जल्दी से फिर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर तीनों टाइप के जो स्प्लिटिंग है उन सबको एक बार देख लिया जाए। और अब हम इसके अगले पोर्शन में बात करना स्टार्ट करेंगे कि CFT का एप्लीकेशन क्या है, CFT से फ़ायदे क्या हैं, CFT से हम क्या क्या समझा पाएंगे, और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ड्रॉबैक थी क्या हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग अब इस CFT के एप्लीकेशन की बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।